हाँ, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। अब जैसे हम आज जो हमारा क्लास रहने वाला है मौर्य साम्राज्य के बारे में रहेगा, तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिर आज हम पूरा डिटेल करेंगे, इसमें आज प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी प्राचीन भारत में सोन और गंगा जो है, यानी प्राचीन भारत में सोन और गंगा नदियों के संगम के पास ये पाटलिपुत्र यानी बाद में जो पटना कर दिया गया था, उसमें केंद्रित एक ये राज्य था। लगभग जो है 321 वर्ष पूर्व से लगभग जो है 185 ईसा पूर्व तक चला, इसका काल चला था, काफी लंबा समय था। हालांकि ये काल बस चंद्रगुप्त मौर्य का ही नहीं बोलेंगे कि तो 200 तक में चलता है, उसके बाद समाप्त होता है, मृत्यु हो जाती है उनकी। अब बात करें, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके अधिकांश भाग पर अपने में समाहित करने वाला ये पहला राज्य शामिल होता है, ये निकल के आता है हमारे बीच। और मौर्य साम्राज्य एक कुशल और उच्च संगठित निरंकुश साम्राज्य था, ठीक है, जिसमें एक अस्थायी सेना और जो है सिविल सेवा भी थी, नौकरशाही, उसका संचालन, ये सारी चीजें। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है निकल के, एक बुक आता है अर्थशास्त्र के बारे में। ये एक भौतिक लाभ का विज्ञान हम अर्थशास्त्र को कह सकते हैं। इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक कार्य जो जो निकोलो मैकियावेली के द प्रिंस के स्वर और दायरे के समान है। चंद्र महान की मृत्यु हुई थी और मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर चंद्रगुप्त कहते हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, उन्होंने सिकंदर के पूर्व साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी छोर से पंजाब क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। और सिकंदर की विरासत के लिए एक प्रतियोगी राजवंश जो सेल्यूसिडस है, उसने लगभग जो है 305 ईसा पूर्व में भारत में आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब बात करें, वे जो है पराजित हुए लेकिन आगे चलकर, और एक संधि के समापन के बाद जो सेल्यूसिडस है और मौर्यों ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, और अब पश्चिमी सीमांत पर जो शांति का आनंद लेते हुए चंद्रगुप्त अपने सैन्य कारनामों को पूर्व और दक्षिण में केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र हुए, ठीक है। और अपने शासनकाल के अंत तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में कर लिया, और उनके पुत्र जो बिंदुसार है, उसने साम्राज्य का विस्तार दक्कन तक जारी रखा, जो आज कर्नाटक के रूप में हम जाने जाते हैं। यानी कर्नाटक का जो आसपास का क्षेत्र है वही दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। अब जो बिंदुसार है, उसके पुत्र आते हैं, जैसे अशोक है। अब अशोक का लगभग जो है काल कब से कब चलता है, तो ये जो काल चलता है लगभग जो है 265 से 238 तक का काल चलता है, ठीक है, 238 तक का। और या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, देखो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है, विद्वानों के द्वारा अलग अलग माने हैं। कहीं आपको 265 से 238 रहेगा, या फिर हम लगभग कहेंगे 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, ये भी हम काल करते हैं। जहां पर जैसा ऑप्शन में रहेगा हमको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो काल है, कलिंग है, कलिंग का युद्ध हुआ था, उससे पहले ही विशाल साम्राज्य में इसमें जो है वृद्धि अंतिम थी, जो विस्तार है वो अंतिम थी, क्योंकि उस क्षेत्र की जो क्रूर विजय के रूप फिर इसके बाद जो है वो धर्म को अपना लेता है। इसके बजाय उन्होंने बौद्ध धर्म और धर्म राज्यों की विचारधारा के रूप में स्थापित भी किया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और ये जो शासनकाल में, अशोक के शासनकाल के बारे में बहुत उनके द्वारा अपने पूरे साम्राज्य में स्थापित गए उत्कृष्ट रूप से पत्थरों के स्तंभ पर अंकित शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ये शिलालेख के कुछ सबसे प्राचीन लिपिबद्ध मूल ग्रंथों का निर्माण करते हैं। धर्मांतरण के बाद विजय के उनके उद्देश्यों में पूरे एशिया में उनके बौद्ध दूत भेजना और प्राचीन भारतीय कुछ बेहतरीन कृतियों का निर्माण करवाया। अब जब अशोक की मृत्यु होती है, उनके बाद जो है आक्रमणों, दक्षिण राजाओं के दल बदल और जो सिंहासनारोहण का लेकर काफी झगड़े होते हैं उनके समाज, उनका साम्राज्य जो है सिकुड़ने लगता है। जो अंतिम शासक आता है बृहदत्त, उसकी हत्या हो जाती है, ठीक है, बृहदत्त की जो है हत्या कर दी जाती है। आवाज कट रहा है क्या आप लोग को, बताइए एक बार, वॉइस शायद कट रहा है, नहीं? एक मिनट एक मिनट।
अच्छा, क्या वॉइस कट रही है? एक बार प्लीज सब लोग जल्दी से बताइएगा अनु, क्या वॉइस कट रही है या फिर स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार बताइएगा, कमेंट करिएगा। हाँ, तो सब ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी सब ओके है। आवाज सबको आ रही है ना ठीक से? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो चलते हैं अपने क्लास पर। अब जैसे हम अपने क्लास पर चल रहे थे, अब जैसे बात कर लेते हैं, तो हमने बात किया है कि ये जो आपकी साम्राज्य है ये सिकुड़ने लगा था। अब जो ये जो लास्ट जो इसका शासक आता है, यानी अंतिम शासक आता है, वो बृहदत्त आता है। और बृहदत्त की हत्या कब होती है? और उसके जो है एक ब्राह्मण सेना उसने कर दी थी। और जो है नाग वंश के बारे में पढ़ा था, अलग हो गया सॉरी, ये सुंग वंश जो आता है उसके बारे में जाना था अपना करते हैं, जिसने लगभग एक शताब्दी वंश याद रखना है। एक शताब्दी समझ सकते हो कितना कितना काल होगा। अब जो अशोक की मृत्यु 38 ईस्वी दोस्तों, और भारत राजवंश के शासक, उनका प्रबल संरक्षण, उनके शासनकाल लगभग 265 रहते हैं, जिसे हम लगभग जो है 273 32 ईसा पूर्व भी कहा जाता है कभी। और इन्हीं के दौरान उन्हें पूरे भारत में उनकी सफल हुई, ये काफी सफल हुए। वो कलिंग के युद्ध लड़े थे, उसमें उनको इतना जुनून चढ़ गए, अखंड भारत पूरा देश को बनाना है, हर पूरे एशिया पर कब्जे, लगातार लड़ते 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 खूब खून खून हुआ, आपको बताइए। और कलिंग जो देश है उस पर कब्जा करने के अशोक ने त्याग कर दिया और एक नई नीति अपनाई, जिसे उन्होंने कलिंग विजय का, जिसे धर्म ही जीवन के सिद्धांतों द्वारा और अपनी शिक्षाओं और कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने मौखिक उपयोग उत्कीर्ण के माध्यम से उन्हें प्रचारित किया। और ये शिलालेख पाए गए स्तंभ की शीर्ष जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना गया है, बन गया है, जो अभी उन पर अधिकांश उनके शासन का और उनके विचारों और कार्यों के बारे में जानकारी हमें स्पष्ट रूप से है और उनकी ईमानदारी झलकती है। ठीक है, क्या पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि में कलिंग देश जो है, अब कलिंग देश दोनों भी कलिंग देखो कहाँ है, हमारे उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। और क्या था, और युद्ध में पराजित लोग जो हुए थे उनको जो है उसने इन्हें इतना पश्चाताप हुआ, जो अशोक है उन्होंने त्याग दिया और इसी समय उनका बौद्ध धर्म में संपर्क हुआ और उन्होंने उसे अपनाया। आपको यहाँ पर याद रखना ये सारी चीजें जो है। अब हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, यानी ये सॉरी
कर रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य एक प्राचीन प्रमुख भारतीय साम्राज्य था जो 321 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व चला, और यह अपने व्यापक क्षेत्रीय विस्तार और परिचित प्रशासन और महान अशोक के अधीन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में जो है हम उनके सारे जीवन के बारे में या फिर हम पूरा मौर्य साम्राज्य को डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसे मौर्य साम्राज्य है, प्राचीन भारत में जो भौगोलिक दृष्टि है उससे विस्तृत हमें लोहे युग की ऐतिहासिक शक्ति, यानी ये लौ युग था, यहाँ पर लौ लोहे हुआ करते थे जिससे वो लोग लड़ा करते थे, जिससे वो लोग क्या किया करते थे, तलवारें बनाया करते थे, जिस पर लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश का शासन चलता है। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य की स्रोतों की बात करें तो काफी सारे स्रोत आते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य में बात करें तो इसके साहित्य स्रोत हैं, जिसमें अर्थशास्त्र है, इंडिका है, मुद्राक्ष है, कल्पसूत्र है, तो इन सभी के बारे में क्या हमको डिटेल से पढ़नी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, डिटेल में समझेंगे अर्थशास्त्र क्या है। उससे पहले मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसने चाणक्य, यानी उसने जो है चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहते हैं, उसकी मदद से मगध के नंदवंशीय शासक धनानंद को मारकर मौर्य वंश को कायम किया। अब जैसे कहाँ से हमें ये प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अब अर्थशास्त्र की बात करें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य लगभग जो है 15 अधिकरण में विभाजित है, तथा इसमें राज्यों के 7 अंगों का वर्णन है। इसमें राज्य में 7 आएगा, इसमें स्वामी, राजा जिसे कहते हैं, मंत्री कहते हैं, मित्र कहते हैं, सेना कहते हैं, तो ये सारी चीजें हम कहते हैं। और बात करें तो इस ग्रंथ की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, और अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप यानी संस्कृत दिया गया। अब अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, यानी वे आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधों से सारी जानकारी इस बुक में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आपकी आती है अर्थशास्त्र के बारे में, मौर्य साम्राज्य के काल देख लिए, और जो है अर्थशास्त्र के बारे में कौटिल्य की दृष्टि पर एक बार। अब बात करें तो इसके बाद आएगा इसमें ठीक दूसरा इंडिका। ठीक है, जो है इंडिका भी आएगा, तो हम पहले इंडिका पर ही चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक मेगास्थनीज की यात्रा है। ये जो है बात करें, मेगास्थनीज जो है वह सेलेकस निकेटर का यूनानी राजदूत था, और यह पाटलिपुत्र की राजधानी, उसके प्रशासन और सैन्य संगठन का विवरण देता है। इंडिका में यह समकालीन सामाजिक जीवन का भी उल्लेखनीय चित्र प्रस्तुत करता है हमारे बीच। यानी मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक इसके बाद जो है हम अभी अपनी बात कर रहे थे, एक ये एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी ये जो है इसको लिखा जाता है, मतलब रचा जाता है किनके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त या गुप्त काल के दौरान लिखा गया एक संस्कृत नाटक है, और इस की सहायता से चंद्रगुप्त की नंदों पर विजय और कार्यों के मौर्यों जो है सामाजिक आर्थिक स्थितियों का वर्णन भी किया गया है। ठीक, इसके बाद आता है आपका एक कौन? जस्टिन। जस्टिन के बारे में आपको ये पता चाहिए। बात करें तो जस्टिन मतलब होता है, एक यूनानी लेखक थे जस्टिन। अब उनके जो है चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त, अखंड भारत बनाया था। फिर इसी में दीपवंश और महावंश की आते, जो एक साहित्य आती है, इसके अनुसार अशोक ने बौद्ध श्रीलंका में किया था। सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में जूनागढ़ का भी वो भी आप पढ़ सकते हैं। जूनागढ़ में रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया ये, जिसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया गया, और इसमें निर्मित सूरदर्शन झील की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें, एक आता है आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है? जैसे कल्पसूत्र जो है जैन धर्म के बारे में आता है। अब जैसे चंद्रगुप्त ने क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया, जैसे हमने पढ़ा था जैन धर्म में, तो चंद्रगुप्त के बारे में जो है जैन धर्म में जो है हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। अब बात करें तो इसके काफी सारे हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं मौर्य साम्राज्य के, जैसे अशोक के शिलालेख। तो अशोक के अभिलेख, अशोक के शिलालेख, यानी सबसे पहले पढ़े गए शिलालेख अशोक के जिसे जेम्स प्रिंसेप्स ने लगभग 1800 था।
ठीक है। और बात करें तो इसमें अभिलेख जो है कितने हैं, लगभग बात करें तो 5 अभिलेख आता है। दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख, पृष्ठ शिलालेख है, दीर्घ स्तंभ शिलालेख है और लघु शिलालेख है। तो काफी सारे इसमें जो है लेख आते हैं। हालांकि इतना ही नहीं है, ये मेन है, ये प्रमुख है। इसमें बहुत सारे अशोक के जो है शिलालेख और उनके विषय आते हैं। लगभग जो है 14 शिलालेख हमें देखने को मिलता है। और स्तंभ लेख कितने देखने को मिलती है हमें, तो लगभग लेख देखने को मिलती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त के बारे में, यानी मौर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। चंद्रगुप्त की जाति और उसका वंश विवादास्पद रहा है। यहाँ ये सही बात है, क्योंकि जानता ही नहीं कि उनकी क्या जाति था, क्या धर्म था। उसके वंश से काफी सारे हमें जो है विद्वानों के द्वारा मत मिलते हैं। जैसे ब्राह्मण परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक शूद्र है, यानी जो मोरा नामक स्त्री थी उसकी माता थी और वो उसी से उत्पन्न हुआ था। बौद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलता है कि ये जो है क्षत्रिय वंश से आते हैं और ये गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल से निवास करते हैं। एक परिमित है जिनमें मोरपाला का इन्हें पुत्र बताया गया। एक मुद्राक्ष है जिसमें शूद्र वंश से उत्पन्न के बारे में इनको बताया गया है, और एक है राजपूताना गजेटियर, यानी ये राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। तो क्या सही है क्या गलत है, ये जो है विवादित हो, ठीक है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग आपकी जाति आते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। यानी मौर्य साम्राज्य का उदय ये है कि जैसे इतिहास भारतीय मौर्य द्वारा शक्ति और बताती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करें दोस्तों, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य की, अब इनका शासनकाल कब से कब चलता है। देखो कहीं कहीं अगर बात करें चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 से 258 ईस्वी पूर्व रहेगा, आपको लगाना है। अब बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य संस्थापक थे। नंद वंश को उखाड़ फेंका और मध्य तथा पश्चिम भारत में अपनी शक्ति का तेजी से विस्तार। उन्होंने सिकंदर की यूनानी और फारसी सेनाओं के पश्चिम की ओर से पीछे हटने के स्थानीय शक्ति में उत्पन्न व्यवधान का लाभ उठाया और उन्होंने यानी कौटल की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य राजवंश का है। और बात करें तो चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य के षड्यंत्रों का वर्णन 9वीं शताब्दी में विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्राक्ष में विस्तार से किया है। कभी आप प्रयोग में तो पढ़ेंगे उसको। 320 ईस्वी पूर्व में तक जो है मौर्य साम्राज्य ने जो है उत्तर पश्चिम भारत में पूर्ण रूप से कब्जा भी कर लिया और तथा जो सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षत्रपों को पराजित कर उन पर विजय प्राप्त भी। जो वही यूनानी विद्वानों उसे जैसे सेंडोकस है उन्हें भी कहा जाता है, और सेल्कस निकेटर ने सिकंदर के सेनापति के रूप में कार्य किया और वो उनके सेनापति थे। और उसकी मृत्यु के बाद वो अधिकांश एशियाई प्रांतों को पाने में सफल रहा। चंद्रगुप्त ने उसे पराजित दिए और दो राजाएं उन्होंने विवाह समन्वय स्थापित किया। यानी जो है एक तो सबसे पहले विजय प्राप्त कर रहा था, ऊपर से विवाहिक संबंध भी बना रहा था। यानी चंद्रगुप्त की बात करें तो 305 ईस्वी पूर्व में पंजाब प्रांत की यूनानी गवर्नर यूलेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। संघर्ष के बाद जो है काफी शर्तें हुई, संधि हुई और चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल, मकरान इनके मतलब प्रदेश प्राप्त हुए। और चंद्रगुप्त ने लगभग जो है 500 हाथी सेल्यूकस को पार में भी दिए। और सेल्यूकस की पुत्री जो है हेलेना, जिसे हम कॉर्नेलिया भी कहते हैं, उनका विवाह चंद्रगुप्त से होता है। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीस को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अश्विनभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होता है। और अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी जो मैसूर कर्नाटक में है वहां चला गया और जहां चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और सलेखना और पति द्वारा अपने प्राणों का त्याग भी किया। अच्छा हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीस की। कौन है मेगास्थनीस? सेल्यूकस निकेटर का ये दूत है। मेगास्थनीस 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। उसकी प्रीति इंडिका थी
और इंडिका में उसने जो है जितने भी शासन काल हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी जानकारी जो है उसमें वो लिखते हैं और उनकी सारी जानकारियां मिलती है। एक आता है, कौन है चाणक्य? विष्णुगुप्त कौन है? तो चाणक्य की बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता चाणक्य थे। चाणक्य को भारत वैली कहा जाता है और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और अर्थशास्त्र में लगभग 15 अभिकरणों का और खंडों का विभाजित किया गया है। उसमें जो है लगभग जो है सारी चीजें आती है, जैसे स्वामी है, आत्मा है, मित्र है, सीमा है, कोश, ध्रुव, जनपद, 7 चीजें उसमें बताई गई उन्होंने। और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने लगभग सर्वप्रथम जो है 1919 में इसे प्रकाशित करवाया था। किसको? अर्थ, याद रखना। और पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है और कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है और कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना था। ठीक इसी के बाद इसका बेटा आता है बिंदु। तो क्या बिंदुसार पर चलना चाहिए? चलना चाहिए। तो बिंदुसार के बारे में बात करें, बिंदुसार का जो काल आता है, बिंदुसार का काल कब से कब तक है? तो इसके पिता जो है 257-58 तक जीते हैं, यानी 257 ईस्वी पूर्व, ये काल है इसका। हम 258 से भी कह सकते हैं, 273। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा है। अब बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी प्रसिद्ध था, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब बात करें तो बिंदुसार के काफी सारे अन्य नाम थे। भद्र सार, जिसे वायु पुराण में लिखा गया है, अमित्रोचेटस, जिसे यूनानी लेखक में लिखा गया है, सिंह सेन, जिसे जैन ग्रंथ में लिखा गया है, अलिट्रेडोकेडस, जिसे स्टेबो में लिखा गया है, बिंदुपाल, जिसे चीनी विवरण में हमें देखने को मिलता है। तो काफी सारे अन्य नाम थे। और बात करें तो बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी भी था और जो दिव्यावधान है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक व सुशील को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार जो एक लेखक था, उसके अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम, जिसे हम सेरेटर भी कहते हैं, उसने डायमेकस को अपना दूत बनाकर उनके दरबार में भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। और टॉलमी द्वितीय ने भी जो डायोनिसियस है उनको अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है। और एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने जो एंटियोकस वन है उसे मंदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने का अनुरोध भी किया। आरंभ में जो है चाणक्य जो है बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में जो खलाटक प्रधानमंत्री बन गया चाणक्य, और तिब्बत लांबा तारानाथ ने बिंदुसार को अपना 16वां राज्यों का विजेता कहा। ठीक इसी के बाद अशोक महान आते हैं, द ग्रेट अशोक। 268 से पूर्व इनका शासनकाल है। ठीक है। अब बात करें तो इनका शासनकाल जो है एक अशोक का कहीं से कहीं, अब देखो ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है 268 से 232 तक का ईसा पूर्व का काल रहा है। क्या ये सही बात है? ठीक है। अगर कहीं कहीं आपका ऐसा लिखा रहे तो आप ये भी मानेंगे, और ऑप्शन में कहीं अगर आपको 233 ईस्वी पूर्व रहे तो आप इसे भी मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल तो बुक दिया हुआ है, कहीं भी बुक में पढ़ो, और बहुत सारे में ऐसा भी दिया हुआ, तो जो आपका ऑप्शन में रहता है वो आपको देना है। कोई कंफर्म डेट नहीं कहीं बताया है। ठीक है, हम उसको लगाएंगे। अशोक, बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अशोक है बनता है, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ, और अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद होता है 269 ईस्वी पूर्व में, यानी 269 ईस्वी पूर्व में। इसीलिए हम जो है उसका काल कहते हैं। याद रखना, काल तभी ना होता है कब तक काल चलाता है, जन्म से मृत्यु तक काल भी आपका यहाँ पर बताया गया है 273 से 232, लेकिन जब से वो बैठा 268 से 332, ये काल याद रखना। अब समझ में आया। अब बात करें तो अशोक की माता जो है सुभद्रांगी जो है चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी, और शासक बनने से पहले अशोक ने तक्षशिला एवं अंती का गवर्नर भी रह चुका था, और शासक बनने के पहले वो उज्जैन का भी गवर्नर था। ठीक है। असंधि मित्रा एवं करुवाकी अशोक की पत्नियां थी, और अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तिब्बत यानी कारुवाकी से उत्पन्न हुए थे उनका उल्लेख भी मिलता है।
बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पुत्री थी, और इसी से एक नाग देवी है अशोक की एक अन्य भी पुत्रियां थी। यानी बौद्ध ग्रंथ में दिव्यावदान नाग देवी जिनकी अन्य पुत्री निकलती है, और नाग देवी अशोक की एक अन्य पुत्री में आती है, जिससे उत्पन्न होते हैं एक पुत्र और पुत्री, वही बनते हैं महेंद्र एवं संमित्रा। जो इनका काफी मेन रोल आता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो प्रचार प्रसार करने के लिए इन दोनों को भेजते हैं। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों में उसे जो देवानप्रिय यानी देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी भी कहा गया है। कलिंग का युद्ध क्या है? कलिंग का युद्ध, माइंड चेंज हो गया था। तो कलिंग का युद्ध तो कलिंग का युद्ध लगभग 13वें शिलालेख के अनुसार से 8 वर्ष बाद होता है। ठीक है, और मतलब 4 वर्ष बाद होता है, लेकिन 13वें शिलालेख में 8 वर्ष देवहन के प्रिय प्रदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय भी प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है, और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ, और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया, और युद्ध के पश्चात अशोक के चचेरे भाई सुवन का पुत्र के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में विकसित किया, और अशोक बौद्ध धर्म की 18वीं शाखा बन गया। अशोक का धर्म आता है। ठीक है, तो अशोक का धर्म यही है कि अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का। ठीक है, इसमें श्रीलंका में उसने अपने पुत्री को महेंद्र एवं पुत्री जो संमित्रा है उनको प्रचार के लिए भेजा। इनका मेन टॉपिक यहाँ आता है, पॉइंट आता है। इसी के बाद जो है आपके जो अशोक है उसके साथ पाटलिपुत्र में होता है, और एक आते हैं अगले शासक दशरथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दशरथ के बारे में समझो। दशरथ कौन थे? तो दशरथ एक सम्राट अशोक का पौत्र था, और दशरथ के शासन काल में गया यानी जो हमारे बिहार है उसमें स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर अजीबों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई थी दशरथ के माध्यम से। और दशरथ ने भी अशोक की भांति देवाने फिरने की उपाधि धारण की और अशोक के मार्गदर्शन कर चला। लास्ट शासक बृहदत्त आता है, ये अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी, और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था आता है, इसमें तीर्थ आते हैं, इसमें जो है इसकी सामाजिक जीवन, स्त्रियों की दशा तब के टाइम में अच्छी थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, कृषि पशुपालन किया, व्यापार वाणिज्य पर वो लोग आधारित थे। तो काफी सारे इनके चीजें भी बहुत अच्छी वहां पर हुआ करती। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करें एक और आता है नाम कनिष्क का। अब कनिष्क जो है कुषाण राजवंशों का सबसे महान शासक था, और कनिष्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कुषाण क्या है, ऐसे इस सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि आज जो हमारा यहाँ पर क्लास एंड होता है, तो इसके बाद हम कल के क्लास में गुप्त साम्राज्य को स्थापित करेंगे, फिर हम चलिए सेल लगाएंगे। लेकिन उससे पहले क्यों खत्म हो गया हमारा मौर्य साम्राज्य, पतन क्या? देखो, पहला पतन कारण आता है ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। यानी हरि प्रसाद शास्त्री का मानना है कि अशोक की बौद्ध धर्म नीति ने ब्राह्मणों को नाराज कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने ही कर दी। ये भी कहीं कहीं सही बात है, क्या गलत बात है वो तो आपके विद्वानों को पता है। अब अशोक की शांतिवादी नीति एक ये, यानी अशोक की शांतिवादी नीति, जब अशोक शांत हो गया तो जरूर है ध्यान बटेगा, इतना बड़ा आपका साम्राज्य है उसको हमको जीतना है, लेकिन अशोक तो अब कुछ लड़ेगा नहीं हमसे क्योंकि वो तो अब शांत हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप सेना का क्षय हो गया, लेकिन हमारे पास इसे भंग करने का, इसकी संख्या कम करने का कोई सबूत नहीं मिलता है। ठीक है, जो हरि प्रसाद ने कहा था, मतलब हरि प्रसाद और अलग विद्वानों के द्वारा कहा गया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेना थी वो सेना मतलब खत्म कर देगा? जरूरी है कि सेना वो तो अपने पास रखेगा कि मान लो कि अगर कोई अटैक करता है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, हम उनका जवाब देंगे। अब जरूरी नहीं कि पूरा सेना के खत्म कर दी, इस तरह से हमारे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो ऐसा कोई सबूत मिलता नहीं। एक हो सकता है आर्थिक कमजोरी। तो डीडी कौशाम्बी है,
उनके द्वारा हमारा ध्यान जो है उत्तराकालीन मौर्यों के अवमूल्यित सिक्कों और आकर्षित करते हैं। कहना है कि इनकी विशाल सेना है, नौकरशाही है, उनके कारण उत्पन्न भारी आर्थिक दबाव उनके पतन का मुख्य कारण भी बनता है। प्रशासनिक कमजोर हुई थी, यानी रोमिला थापर के अनुसार इस गिरावट का कारण है कि उनके अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही और कोई प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रणाली का अभाव, जनपद को मापने का कोई साधन न होना और लोगों में राष्ट्रवाद की कमी की मानती होना। लेकिन उन दिनों में ये संभावनाएं बहुत कम थी, तो ये भी हम नहीं मान सकते। अब अशोक का एक और आ सकता है पॉइंट, अशोक का जो कमजोर आगे चलकर उत्तराधिकारी बनता है वो शायद कमजोर हो सकता है और इससे जो है ये खत्म सकता है साम्राज्य। फिर एक और पॉइंट हम कहते हैं दुर्सत क्षेत्रों में नया ज्ञान उत्पन्न होना। जो दुर्सत क्षेत्र थे तब के टाइम में उसमें नया ज्ञान उत्पन्न हुआ। मौर्यकालीन विस्तार का भौतिक संस्कृति का प्रसार, लोहे का प्रयोग, कृषि के लिए वनों का साफ करने हेतु इस्पात के प्रयोगों ने नई कई क्षेत्रीय राज्यों में जन्म लिया, जैसे मध्य भारत में शुंग, कंड, कलिंग, चेती, दक्कन में सातवाहन। ये सारे वन जो है आगे चलकर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसी के काफी सारे कारण आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विनाश खत्म होता है, पतन होता है। एक आता है मौर्य साम्राज्य की सीमाएं। वो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। अशोक से सबसे पहले साम्राज्य जो है मूलतः एक हिंदू राज्य था और यानी यही कह सकते हैं एक साम्राज्य हिंदू राज था। बाद में है जो ये बौद्धकालीन राज हो गया और धर्म के अनुसार राज का सर्वोच्च शासक धर्म या कानून था और राजा केवल उसका संरक्षण था। ठीक है, और मौर्य राजा ने कभी भी प्राचीन कानूनों और उनके कार्यों को चुनौती देने का साहस नहीं किया। मंत्री परिषद राजा का सहायता और सलाह देती थी। सामान्य समय में वो अपने मंत्रियों की सलाह को नजरअंदाज कर सकता था। सीमाएं वो काफी बहुत बड़ी थी। बाद में मौर्य वंश का क्या होता है तो मैंने भी बताया, जो पुष्यमित्र शुंग है उनके द्वारा जो है लगभग जो है हत्या कर दी जाती है। कब? तो 187 ईस्वी में, 187 ईस्वी पूर्व में। और इसके बाद जो है जो आपके पुष्यमित्र शुंग है वो सिंहासन पर आगे चलकर बैठता है। ठीक है, और जिससे उसने राजवंश की स्थापना की, शुंग राजवंश की। अब यही बात है कि साम्राज्य उसने अपने व्यापार विस्तार, केंद्रीकृत प्रशासन और सांस्कृतिक उत्पन्न के लिए महत्वपूर्ण युग का सूत्रपात किया और जो क्षेत्रीय को प्रभावशील किया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे हम क्या अपने सवाल पर। अब जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसको हम लगाने का, तो जितना आज हो सकता है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जल्दी जल्दी से। फिर जो है कल की क्लास में एक 100+ क्वेश्चन का जो है पूरा ये मौर्य साम्राज्य का प्रैक्टिस सेट हम कल के, ठीक है। हालांकि आज तक क्लास में लगा सकते हैं तो लगाएंगे। आइए तो चलिए अपने सवाल पर। चाणक्य का अन्य नाम पहला क्या था? कौटिल्य था। और क्या था? विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का ऑप्शन में दिया नहीं तो हम विष्णुगुप्त ही लगाएंगे ना, तो आंसर बी। बहुत बढ़िया नुक्ता, सही, छूटना नहीं चाहिए। निम्नांकित वैलिक प्रिंस से की जाती है। कालिदास का मालवी का निगृमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर तिरुवल्लुवर का त्रिपुरा। दूसरे नंबर का आंसर लगाइए। आंसर का अर्थशास्त्र। कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशील की हत्या कर दी थी? बहुत सिंपल सवाल है, एक क्लास में आपको बताया गया, जल्दी बताइए। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होना चाहिए? वो कौन सा शासक था? और सभी लोग जुटे हुए तो लगाने में आंसर क्या जा रहा है? जल्दी लगाइए, सही गलत होगा वो बाद में देखा जाएगा, फटाफट तो आंसर तो लगाना है आप लोग को। थ्री का ये बहुत बढ़िया, अशोक इज द राइट आंसर। में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बोलिए।
चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारवाही। बोलिए बोलिए जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी होता है। बहुत बढ़िया। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकार का प्रयोग किया? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, अंगिका। आंसर देखो इसका ये होगा, अर्धमागधी। पता है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। चलिए जल्दी बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर? 6 का बी, तक्षशिला। बहुत बढ़िया। कहता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है इसका नाम देवान पियादसी भी कहा जाता है? उनको पियादसी मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध है या फिर महावीर? सो राइट आंसर क्या लगाए हो? ए नंबर। बहुत बढ़िया, मौर्य सम्राट अशोक। में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कन्नौज। ए नंबर इज मौर्य। अकेली चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड, या फिर अशोक, या फिर अजातशत्रु? बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? चलिए बोलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म को। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य, सुदर्शन। बोलिए जल्दी से। 11 का सी लगाए हो, चाणक्य इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चाणक्य राइट है। पता है सांची किस कला व मूर्ति कला के का निरूपण करता है? चलिए बोलिए जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया। आंसर बौद्ध धर्म। जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्मों को अपनाया था। चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। आंसर ए होगा। बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त ही होगा। ठीक है, अगले सवाल पर चले। कहता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बोलिए जल्दी से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पनी दिनार। क्या कहा जाता है बताइए? बहुत बढ़िया, ए नंबर जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। बड़ा सिंपल। अजातशत्रु इज द राइट आंसर। मगर निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सर राहुल, इनमें से कोई नहीं। अशोक का उत्तराधिकारी क्या पूछ रहा है वो? अशोक का उत्तराधिकारी, तो इनमें से कोई नहीं लगा दी और यही गलत जवाब। आंसर जो होगा
कुणाल है वो ऐसा शासक था जो आगे चलकर उत्तराधिकारी बनता है। बहुत सिंपल सवाल है, मतलब सिंपल नहीं कर सकते, हार्ड ही सवाल कर सकते, क्योंकि अगर पढ़े होंगे तो जरूर लगाएंगे। हालांकि इसके बारे में अपने चर्चा नहीं किया है, लेकिन आपको कल की क्लास में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद उत्तराधिकारी तो ये आते हैं अशोक के बाद। फिर इसके बाद मैंने बताया था अगला शासक को कौन, बृहदत्त को, क्या बृहदत्त को बताया था? हाँ, बृहदत्त को ही बताया था। और उससे पहले भी मैंने दिया था, वो कौन शासक है? जो ये अशोक है उसके पोते आते हैं। क्या आप बता सकते हैं उसके पोते का नाम क्या था? तो उसके पोते का नाम जो था वो आपके दशरथ, यानी दशरथ आता है, उसके बाद बृहदत्त आता है, उसके बीच में जो है ये कुणाल शासक उत्तराधिकारी बनता है। निम्न में से कौन है? अश्वघोष, प्लीज बोलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, विशाल दत्त। भारतीय नाटक मुद्रा की विषय वस्तु है, क्या है? ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में उनका डिटेल मिलता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार की? ने शंकर गुप्त ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए लगाइए, बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, तो बाकी अब जो पीपीटी उस पर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में 8 बजे के करीब। बाय।